बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। क्या कर रहे थे हम? पार्ट 4 और फाइनल पार्ट मेरे ख्याल में करने जा रहे हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। और इसका कौन सा पोर्शन है? ये आपके पेज नंबर 209, ओल्ड बुक है ना ये। रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये वीडियोस ना मिलने का एक प्रॉब्लम चल रही है। स्टूडेंट्स जो हैं, टीचर्स हैं, वो परेशान हैं कि सर वीडियोस मिलती नहीं है। अगर आप बुक को देखें तो मेरा वीडियोस बनाने का तरीकाकार क्या होता है। कुछ लोग पूछते भी हैं मटेरियल आप उठाते कहाँ से? भाई बुक से ही उठाता हूँ, हमारी बुक में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं बुक के मुताबिक चल रहा हूँ। आप टॉपिक उठाइए, ये जो टॉपिक है, जो चल रहा है, इसके मुताबिक सारी वीडियोस बनी हुई हैं। थंबनेल के ऊपर पार्ट्स लिखे हुए हैं। अब चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाना जो ना, वो मुमकिन नहीं है कि हर चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बना दूँ। इस तरह तो मेरे पास प्लेलिस्टों का अंबार लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो इंग्लिश लैंग्वेज की भी वीडियोज़ हैं, मैथमेटिक्स की भी हैं, केमिस्ट्री की भी हैं, फिज़िक्स की भी हैं, बायोलॉजी की भी हैं। और हर सब्जेक्ट फिर 9th में भी है, फिर मैट्रिक में भी है। अब 9th की बायो अलग लें तो मैट्रिक की बायो अलग लें, 9th के चैप्टर्स अलग। इस तरह तो आप ज़रा ख़ुद सोचिए कि यहाँ तो प्ले लिस्टों के अंबार लग जाएंगे। अब 9 मैट्रिक की जो है ना, वो एक ही नाम से वो प्ले लिस्ट बन गई है केमिस्ट्री की। थोड़ी सी देखें, आपको एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं भी तो मेहनत करता हूँ ना। और आप वाकई अगर चाहते हैं कि चीज़ों को समझें और आपको लगता है कि हाँ, आपको मेरी बात समझ में आती है अल्लाह की रहमत से, तो फिर थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। और फिर मैं तो आपको इतना बोलता हूँ कि भाई अगर वीडियो नहीं मिल रही, इन केस आप टॉपिक लिख दें कमेंट के अंदर, बस दैट्स इट। आपका इतना काम है। बाकी मैं कमेंट देखता हूँ सारे के सारे, सबके जवाब नहीं दे पाता, लेकिन देखता ज़रूर हूँ। और जहाँ नीड होगी वहाँ पर इंशाल्लाह मैं जवाब भी दे दूँगा फ़ौरन ही। तो कमेंट में बता दें आपको अगर वीडियो नहीं मिल रही तो, वरना आप बुक को फॉलो करें उसकी हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को फॉलो करें। आप इंशाल्लाह बिल्कुल साथ साथ चलते रहेंगे, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल अब यहाँ पे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं, इनके साथ केमिकल रिएक्शन होने जा रहा है कार्बन का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। ये कंपाउंड्स हैं या केमिकल्स, आप इनको कह लें। पहली बात, मैं हमेशा इस चीज़ से स्टार्ट लेता हूँ। पूछता हूँ ये क्या है तो मुझे बता दीजिए। सर ये मार्कर है, इससे क्या काम होता है, ये बात की बात है। मुझसे आप कोई पूछे आपसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हैं, तो आप बताएं ये कंपाउंड्स हैं या केमिकल्स हैं या फिर थिंग्स। और आसान कर लेते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, बाज़ार में भी मिलती हैं, आप ले आइए। अब सारी चीज़ों को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं कह सकते, ठीक है। सारे कंपाउंड्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं कह सकते, केमिकल्स नहीं कह सकते। सारे केमिकल्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं कह सकते। ये बात तय है कि यकीनन ये कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहा जाता है। उसमें स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, बहरहाल होंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। ये करते क्या हैं? ये कंपेल करते हैं। ये कंपेल करते हैं मतलब मजबूर कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। किसको मजबूर कर देते हैं? किसी दूसरे कंपाउंड को, अदर कंपाउंड, दूसरा कोई केमिकल है या कंपाउंड है, उसको ये मजबूर कर देंगे, कंपेल कर देंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि वो क्या करें। वो 3 काम करें। या तो वो ऑक्सीजन को गेन करें, गेन ऑफ ऑक्सीजन,
गेन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा काम या तो फिर वो ये करें गेन ऑफ हाइड्रोजन आयन, गेन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर वो तीसरा काम ये करें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करें। मैंने कहा है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस, इनके ऊपर जो है वो मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल इनकी बात आ गई है तो मैंने कर दिया है। तो अगर आपको ये देखना है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, इससे पिछली वाली वीडियो में रिड्यूसिंग एजेंट का आया, उसमें मैंने तफसील से बात बताई है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इन तीन में से कोई एक काम हो रहा हो, क्योंकि अभी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। तो वो ये वो केमिकल हैं जो दूसरे केमिकल्स को, दूसरे कंपाउंड्स को इन तीन में से कोई एक काम करने पे मजबूर कर देंगे। अगर तो उनको ऑक्सीजन लेने पे मजबूर कर देंगे। किस पे मजबूर कर देंगे? भाई आपने ऑक्सीजन लेना है। अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो उसको ऑक्सीजन देंगे। जैसे मैग्नीशियम है, इसको ऑक्सीजन देंगे कि लो भाई ऑक्सीजन, ये लेने पे मजबूर होगा, इसको मजबूर कर देंगे कि ये ऑक्सीजन लेके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। आसान सी बात है। या तो फिर किसी को हाइड्रोजन आयन देंगे, कि बाबा ये हाइड्रोजन आयन आपको लेना पड़ेगा, मजबूर कर देंगे उसको कि हाइड्रोजन आयन लें। गेन का मतलब यही है ना। या फिर उस कंपाउंड को मजबूर कर देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाले। थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि नोट करें लेक्चर्स को, कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी आपको। तो यहाँ पर ये बात है, इन तीनों में से एक काम होगा। तो जो केमिकल्स, जो कंपाउंड्स, जो चीज़ें किसी दूसरे केमिकल या कंपाउंड या दूसरी चीज़ को मजबूर कर दें कि वो ऑक्सीजन को लें या हाइड्रोजन आयन को लें, या वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, तो वो मजबूर करने वाले, कंपेल करने वाले कंपाउंड्स या चीज़ें जो हैं वो कहलाएंगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या कहलाएंगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बस अभी इतना ही आप याद रख लें। यहाँ पर हमारे पास जो हैं, और उन्हीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ जो कि दूसरे कंपाउंड्स को क्या करेंगे? मजबूर करेंगे। वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो दूसरे केमिकल्स को मजबूर करेंगे कि वो ऑक्सीजन को लें या हाइड्रोजन आयन को लें या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करें। हम यही देखने जा रहे हैं कि कार्बन उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करने जा रहा है। समझ में आ रही है बात? कार्बन उन्हीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करने जा रहा है, और वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग और वीक तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं तो बताने की मतलब कुछ बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ये काम करते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये समझ लें कि उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के पास जो है वो क्लाशनकोफ होती है, पिस्टल होती है, बम होते हैं। तो ऐसी चीज़ें देख के तो सामने वाले बेचारे वैसे ही मजबूर हो जाएंगे कि हाँ भाई दे दो इलेक्ट्रॉन को, या लाओ भाई दे दो ऑक्सीजन को ले लेंगे, या लाओ भाई दे दो हाइड्रोजन आयन को ले लेंगे। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बंदूकें हैं। और दूसरा कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो आ जाएगा, बोलेगा भाई दूसरे वाले को कि लो ऑक्सीजन लो या हाइड्रोजन आयन लो, या फिर आप अपने पास से इलेक्ट्रॉन का लॉस करो। वो बोलेगा तू कौन भाई, क्या करोगे? मारोगे, हाथ पैर चलाओगे, आ जाओ मुकाबला कर लो। तो वो बेचारा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि वीक है, वो लड़ने के लिए आएगा, उसके बाजुओं में जितनी ताकत है हाथ पैर चला के सामने वाले को मजबूर करेगा कि ये तीन काम कर लो। लेकिन अगर सामने वाला थोड़ा ज़्यादा तगड़ी पार्टी हुई, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, तो वो इसी को कूट देगा, इसी को पकड़ के पीट देगा, इस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। बहरहाल ये तो जब हम वीडियो बनाएंगे तो इसके ऊपर सेपरेट जो है वो डिस्कशन होगी। बहुत बड़ा ब्लास्टिंग कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का ये। बहरहाल आगे चलते हैं। अब कार्बन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मिसाल यहाँ पर दो है। एक तो नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसके साथ कार्बन रिएक्ट कर रहा है, और दूसरा है H2SO4। क्योंकि मैं हमेशा केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ ये केमिकल रिएक्शंस को, कि अंदर इनके हो क्या रहा है।
समझ में आ रही है बात। और इनसे क्या बन रहा है, यहाँ पर कार्बन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और दूसरा क्या है हमारे पास, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 और वाटर बन रहा है, NO2 और वाटर बन रहा है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, H2O यहाँ पर इसके साथ 4 आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं आ रहा, 4 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होंगे। ये मेरे ख्याल में बैलेंस हो गई। कार्बन के साथ कुछ लग रहा है नहीं, 4 और 2, हाँ ये हो गया। पहले इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये कार्बन है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है कार्बन, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और वाटर बन रहा है। ठीक है भाई। और दूसरा ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको तो अभी देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग का। अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग पे ग्रिप नहीं है ना, तो ये पुरानी वाली बुक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग का पूरा चैप्टर मैंने बड़ी तफसील से एक वीडियो बनाई। ये मेहनत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। केमिस्ट्री जो है वो सब्जेक्ट मेहनत मांगता है, तो वो वीडियोस देखिए, उन लेक्चर्स को नोट कीजिए और उन एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट कीजिए, तब जाके केमिकल बॉन्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये जो HNO4 है कि इसके साथ हो क्या रहा है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें आपको 3 बॉन्ड जो है वो नज़र आएंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी इसमें आपको नज़र आएगा, इसमें आपको डबल कोवलेंट बॉन्ड भी नज़र आएगा, और इसमें आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी नज़र आएगा। मैंने कहा 3 बॉन्ड आपको इसी में अकेले में नज़र आएंगे। अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आपको याद नहीं है तो मैं बताऊंगा तो थोड़ा बहुत तो, लेकिन इतनी डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा। और इसी तरह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और डबल कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर कार्बन जो है इसका आपको पता है कि इंडिविजुअल जो है इसके क्या मामलात होते हैं। कार्बन जो है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और उसके बाद 1 2 3 4। यहाँ पर ये बताता चलूँ, क्योंकि मैं ये जहन में रख के बात ये वीडियोस बना रहा हूँ, सारी की सारी फर्स्ट ईयर इंटर को मैंने नहीं छेड़ा अभी। फर्स्ट ईयर इंटर का याद रहे कैलिबर अलग है। मेरे जहन में ये बात है कि अभी ओल्ड बुक के मुताबिक 9 मैट्रिक का जो स्टूडेंट है, जो फ्रेश अभी बच्चा है, उसको मैं ये जो केमिकल बॉन्डिंग के और ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑक्टेट रूल कहलाते हैं, ऑक्टेट रूल। और इसी ऑक्टेट रूल को बेस बना के मैंने पूरी केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस बनाई हैं। जो टीचर हजरात हैं वो मुझे सुन रहे हैं तो यकीनन वो इस बात को मानेंगे कि हाँ सर ऑक्टेट रूल से आगे नहीं गए, सिर्फ ऑक्टेट रूल तक ही हैं। एडवांस जो है हमारे पास अभी बनानी पड़ेगी, क्योंकि 9th में भी जो है वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। 1s2 2s2 2p6, ये sp,d,f ये क्या हैं, ये ऑर्बिटल, इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। शेल क्या है, सब शेल्स क्या हैं, इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। 9th के लेवल तक इसको थोड़ा थोड़ा अब आना पड़ेगा। बहरहाल अभी तो इस ऑक्टेट रूल को फॉलो कीजिए, जो कि सिंपल सी बात ये कहता है कि हर एटम जो है वो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अपने करना चाहता है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। तो वो क्या करेगा, वो 2 काम करेगा, या तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा या फिर वो आयोनिक बॉन्डिंग करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करेगा या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। 2 सूरतें हैं, तब जाके ये ऑक्टेट वाला मामला निपटेगा। अगर कार्बन को देखें तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये किसी से ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग कर ले, इस बात का ध्यान रहे। तो ये कार्बन जो है जाके किससे मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन के एटम इसके साथ लग रहे हैं कार्बन के साथ। तो ये 2 ऑक्सीजन के एटम आए कहाँ से हैं, यहीं से आए होंगे भाई, क्योंकि ये कार्बन और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो यहीं से आए होंगे। ये 3 ऑक्सीजन के एटम है तो 2 यहाँ से निकले होंगे, सीधी सी बात है। ये 2 निकलने के बाद इसके पास गए होंगे। ऑक्सीजन की पोजीशन क्या है, पिछली वीडियोस में भी बताइए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्योंकि 8 है, इस हिसाब से ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें नज़र आते हैं वैलेंस शेल में, यानी कि लास्ट शेल में। ये 2
क्योंकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ऑक्सीजन के पास हैं 6। ऐसा ही एक और ऑक्सीजन का एटम होगा, उसके पास भी जो है वो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये क्या करेंगे, अब ज़रा पोजीशन देख लीजिए इस कार्बन के एटम की। ये कार्बन का एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे इसके पास, और एक ऑक्सीजन के एटम के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन रहे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी पोजीशन ये बनेगी। डबल कोवलेंट बॉन्ड को 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये किसके साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये बनाएंगे इस वाले ऑक्सीजन के इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इस जगह पर। ये डबल कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से ये बनेगा CO2। समझ में आ गई बात। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड की तरफ आता हूँ अभी, पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देख लें। मिटा दूँ, कार्बन का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ऑक्सीजन के दोनों एटम्स को मिटा नहीं रहा मैं अभी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को देख। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 5 आ गए। अब यहाँ पर हमें क्या नज़र आता है, यहाँ पर हमें नज़र आता है 1 2 3। नाइट्रोजन के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। कितने चाहिए, 3 चाहिए इसको, तब जाके इसका ऑक्टेट मुकम्मल होगा। यानी कि इसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करें। अब ऑक्सीजन की पोजीशन हम देखते हैं यहाँ पर, तो इस ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पर इसके पास 1 2 3 4। इस वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको चाहिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे बात बनेगी, कैसे बात बनेगी यहाँ पर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये जो ऑक्सीजन 2 एटम इसके साथ लगेंगे, किस तरह से, डबल कोवलेंट बॉन्ड बना के। मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बना के इस तरह से। अब अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पर, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर आ गए। इसके साथ क्या सिंगल आएगा, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, एक ये वाला एक ये वाला, ये इसके साथ मिल गया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये वाला जो है इसके साथ अकेला मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन के एटम को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इस ऑक्सीजन के एटम को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी गड़बड़ होगी। इसके लिए आपको डिटेल नहीं बता सकता फ़िलहाल, बात तवील हो जाएगी। बस आप ये समझ लीजिएगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो -2 भी होती है, -1 भी होती है, और -1/2 आधी वैलेंसी भी होती है। बस इतनी बात, इससे आगे नहीं जा सकता। बस जब इन डिटेल बात होगी, जब हायर क्लासेस वाली बात होगी, जब इसमें मज़ीद इन डेप्थ बात करेंगे तो इस पर बात करेंगे। अभी इसको इतना ही रोक दीजिए, आगे चलते हैं। वाटर का मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछली काफ़ी वीडियोज़ में वाटर के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ। यहाँ जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 तरफ ऑक्सीजन के एटम लगे हुए हैं। अलग अलग देख लें। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में ही आ गया। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। नाइट्रोजन के पास हो गए 7 पूरे, दूसरे शेल में, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की पोजीशन क्या है, सबकी पोजीशन ये होगी। तीनों की पोजीशन ये बन गई।
अब यहाँ पर ही ये जो सॉरी माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा ख़राब है। ये नाइट्रोजन का जो एटम है इसको मत भूलिएगा, ये नाइट्रोजन का एटम है और ये 3 जो है वो ऑक्सीजन के एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन के एटम को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका ऑक्टेट का इशू नहीं होता, इसका ये वाला इशू होता है, डिप्लेट वाला। मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का इशू है, हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन का इशू है, क्योंकि इनका पहला ही शेल है और पहले शेल की रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मसला नहीं है, इसको तो अपना ऑक्टेट मुकम्मल नहीं करना, डिप्लेट मुकम्मल करना है, 2 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। इनमें से जो एक ऑक्सीजन का एटम है वो इसके साथ मिल जाएगा। अब ज़रा तसल्ली से देखिएगा, ये एक ऑक्सीजन का एटम इसके साथ मिल जाएगा, ये नाइट्रोजन बीच में है, ये सेंट्रल एटम है, ये इस तरह से, ये और ये देखें, इसको मैं इसके साथ ये मिला रहा हूँ। ठीक हो गया भाई, ये ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन इसका अभी भी बचा हुआ है, इस ऑक्सीजन का मत भूलिएगा। ये जो नाइट्रोजन आपको नज़र आ रहा है इसके साथ 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ हम यहाँ पेयर कर देते हैं, ये नाइट्रोजन हो गया। ठीक है भाई, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम लगाया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया यहाँ पर। इसको यहाँ अगर मैं बनाऊँ तो इसकी पोजीशन ये बनेगी, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन। ठीक है भाई, और उसके बाद जो है वो यहाँ तक कहानी हो गई है ये। अब इस नाइट्रोजन को देखें तो इस नाइट्रोजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये वाला तो मसला हल हो गया एक साइड वाला। इस ऑक्सीजन के साथ इसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ओके। अब यहाँ पर जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और यहाँ क्या पोजीशन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन यहाँ लग गया, ये नाइट्रोजन ये आ गया इस जगह पे, और ये एक ऑक्सीजन यहाँ पर इसके साथ लग गया। अभी ये 2 ऑक्सीजन के एटम पड़े हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे, लेकिन ये भी यहीं आएंगे इसी के साथ। HNO3 नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल है ना ये, अब ये भी इसी के साथ आएंगे। इसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन जो है इसके पास 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, बाकी 2 और 2 ये पेयर्ड हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इस ऑक्सीजन के एटम्स के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ पर नाइट्रोजन की क्या पोजीशन है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। नाइट्रोजन को भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है, मत भूलिएगा ये। लेकिन नाइट्रोजन की पोजीशन ये है कि इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना नाइट्रोजन को। तो यहाँ सिंगल तो ये इसके साथ शेयरिंग हो गई, एक का तो मसला हल हो गया। यहाँ पर एक पहले ही था ये इसका अपना, एक ये ऑक्सीजन का इसके साथ लग गया नाइट्रोजन का, और ये तो इसके पास पहले ही, ये देख लें ओरिजिनल नाइट्रोजन का आइटम अलग कर दिया मैंने, तसल्ली से देखिए। और सॉरी ये ऑक्सीजन को कर दिया, ये रहा नाइट्रोजन, तसल्ली से देखिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल 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 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये मौजूद रहे, सिंगल सिंगल ये मौजूद रहे, ये सिंगल बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया ऑक्सीजन के साथ। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से नाइट्रोजन के यहाँ हो गए, एक शेयर वाला एक अपना वाला, एक ये रहा 4, और एक ये रहा और एक ये रहा। कितने हो गए, 2 तो 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन को अब सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ जो हम पोजीशन देखते हैं इसकी कि ये 2 ऑक्सीजन के एटम जो है वो बचे हुए हैं। ये 2 ऑक्सीजन के एटम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम इसके साथ आ जाए तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। हम ले आते हैं, कैसे बन जाएगा, इसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका भी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आपस में ऐसे मिल जाएंगे। ये ऑक्सीजन को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके बना दिया सिर्फ समझाने के लिए आपको। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो सिंगल थे, अलग अलग थे, ये मिल के यहाँ पे
ये आ गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही ये अलग अलग नाइट्रोजन के मौजूद थे। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के जो 2 ये सिंगल इलेक्ट्रॉन थे ये भी सिमट के एक जगह आ गए, और ऑक्सीजन के ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन थे ये भी सिमट के एक जगह आ गए। मैं करके दिखाता हूँ। ये नाइट्रोजन वाले जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे इस तरह कर दिए, ये ऑक्सीजन वाले जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे मैंने इस तरह कर दिए। अब इनको मैं मिलाऊंगा तो इनकी पोजीशन देखें ये बन जाएगी, ये मिलेंगे जब, अब ये देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है 2 2, इस तरह ये 2 और इस तरह ये 2, ये मिल जाएंगे आपस में, ये बन गया। तो एक ऑक्सीजन का एटम जब इसके साथ मिला और नाइट्रोजन का एटम नाइट्रोजन के एटम के साथ मिला, तो नाइट्रोजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने आगे किए शेयर करने के लिए, ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने आगे किए शेयर करने के लिए। इस तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, इस तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। मैंने कहा था ना कि 3 टाइप की बॉन्डिंग नज़र आएगी आपको, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो शुरू से देख लीजिए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान, डबल कोवलेंट बॉन्ड इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान। ठीक है, सिंगल भी होगा और डबल भी होगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसमें क्या होता है, डोनर का और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट होता है, याद आया। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है, वो डोनेट कर देता है सामने वाले को, ये लो भाई आप ले लो, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, दूसरे को ज़रूरत होती है। तो एक डोनेट करने वाला होता है, एक एक्सेप्ट करने वाला होता है, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। अब यहाँ पर पहले इस वाले ऑक्सीजन के एटम को ज़रा मुकम्मल कर लें। ये 2 तो यहाँ आ गए ना, बाकी ये पेयर जो मौजूद है, ये जो पेयर मौजूद है ये 2, इनको भी मैं साथ ही बना दूँ। ठीक है, ये जो रह गया है ये जो अब रह गया सिर्फ ये ऑक्सीजन का एटम रह गया, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, 3 ऑक्सीजन का एटम। तो ये तीसरा ऑक्सीजन का एटम जो है इसको नीड है 1 इलेक्ट्रॉन की। ये इसके पास आएगा नाइट्रोजन के पास, बोलेगा यार तुम्हारा एक जो है वो पेयर मौजूद है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ऑक्सीजन इसके पास आएगा, बोलेगा तुम्हारे पास एक पेयर मौजूद है इलेक्ट्रॉन का, ये मुझे दे दो और मेरे साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लो, मेरे साथ कोऑर्डिनेशन कर लो, मेरे साथ ताउन कर लो, मेरे साथ डेटिव बॉन्ड बना लो। ये नाइट्रोजन का एटम बोलेगा चलो ठीक है भाई आप आ जाओ। ये उठ के इसके इस तरह से आएगा ऊपर कि इसके ये जो लॉन पेयर कहलाते हैं इनको यूज़ करेगा और अपने इस वैलेंस शेल को कंप्लीट करेगा। समझ में आई बात? अब मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, बाकी सबको मिटा के ये सब मिटा देता हूँ, सिर्फ उसको देखें मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। ये सब सीखना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे ना, वो जिसमें SPDF मौजूद हैं, ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर्स जो हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, वो बड़े बात की चीज़ें हैं। पहले आप इसको तो समझें, जब तक इस पर ग्रिप नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं उनको कह रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, उस पर ग्रिप करनी है तो इसको पहले अच्छे से सीखिए। ये बेसिक्स हैं, वो आपको समझ में ही नहीं आएगी, सर पे से गुजर जाएगी जब तक इस पर ग्रिप नहीं होगी। बहरहाल तो हम एक ऑक्सीजन के एटम की बात कर रहे थे। ये एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर आएगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब याद रहे कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपना अपना पेयर बनाना है, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक चाहिए। ये इसके पास आ जाएंगे। ये जो लॉन पेयर है इस नाइट्रोजन का, इसमें जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो ये एक एक यूज़ कर लेंगे और इसकी पोजीशन ये कुछ यूँ हो जाएगी। ये दोनों अलग अलग जो थे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, मैंने इनको बराबर करके इसके साथ रख दिया। फिर क्या हुआ, इसका भी पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया, दोनों का पेयर बन गया। तो ये 2 पेयर बन गए इस तरह से। समझ में आ गई बात? लेकिन ये जो पेयर अब बने हैं ये शेयर्ड पेयर है और ये 1 साइडेड शेयरिंग है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो दिए हैं वो एक एटम ने दिए हैं जिसको ज़रूरत नहीं थी।
म्यूचुअल शेयरिंग वर्ड जो आता है केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन में, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअल, बाहमी, जिसमें दोनों को ज़रूरत हो। ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, ये वन साइडेड शेयरिंग है। एक को ज़रूरत थी, दूसरे को ज़रूरत नहीं थी, ये बात जहन में है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन ही सिमट के यहाँ पर आ गए इन दो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो नाइट्रोजन के हैं। अब क्या बच गया? इसका ये एक पेयर बच गया, ये एक पेयर बच गया, उसको भी बना देते हैं। ये बना दिया मैंने, और ये बीच वाला फर्स्ट शेल जो ऑक्सीजन का है वो भी बना दिया। इस तरह से अगर आप देखें इसको, तो यहाँ पर हर एटम जो है उसका वैलेंस शेल, उसका लास्ट शेल आपको कंप्लीट नज़र आएगा। हाइड्रोजन का पहला शेल जो है वही उसका लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से आ गए। ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम है, इसको दो इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी, इसने एक यहाँ से शेयर किया नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन का शेयर किया। तो इस तरह से अपने ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के एटम ने पेयर कर लिए। इसी तरह ये जो ऑक्सीजन का एटम आके लगा, इसके जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने नाइट्रोजन के जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनके साथ मिलकर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया। क्लियर? अब एक आखिरी जो ऑक्सीजन का एटम रह गया था वो इस तरह से आया कि उसने इसके दोनों पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स के थे उनको यूटिलाइज किया और अपना ऑक्टेट मुकम्मल किया, अपना लास्ट शेल जो है उसने मुकम्मल किया ऑक्टेट रूल के मुताबिक। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम, आपको याद हो तो, हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एरो, और इसके साथ ये ऑक्सीजन लग गया। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन, डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये एरो जो इस साइड पे बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये देने वाला है लॉन पेयर अपने इस ऑक्सीजन को, ये एरो ये बताता है। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। H2SO4 को मैं नहीं अभी एक्सप्लेन कर सकता, मैंने NO2 को भी एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग को लेके मुझे इस एडवांस टॉपिक्स को जो है ना, पूरी सीरीज़ जो है वो इस पर बनानी पड़ेगी, बहुत तवील वीडियोस बनानी पड़ेगी। आधी अधूरी बात करूँगा तो फ़ायदा नहीं है। सीखने आए हैं ना तो फिर कंप्लीट थॉरो कॉन्सेप्ट लें। कि आपसे कोई केमिकल बॉन्डिंग की बात करे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करे, तो आप बोलें आप मुझसे बात करें, मैं बताता हूँ आपको क्या पूछना चाहते हैं। ऑक्टेट रूल पूछना चाहते हैं, डुप्लेट रूल पूछना चाहते हैं आप, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछना चाहते हैं आप, कौन सी थ्योरी आप पूछना चाहते हैं, आप ऑर्बिटल थ्योरी पूछना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप पूछना चाहते हैं, क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट आप पूछना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। दिस इज़ समथिंग, ये होना चाहिए आपके पास जो है ना, ये कॉन्सेप्ट कि जब आप किसी के सामने बैठें बात करें ना तो उसको पता लगे कि हाँ वाकई यार पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहरहाल H2SO4 को मैं भी डिस्कस नहीं कर सकता, सिर्फ इतना बता दूं कि ये सल्फ़र का आइटम जो है ये जाके किस कैटेगरी में बैठता है? SPD, ये D में आ जाता है, 3D में आ जाता है, ये 3D में आ जाता है। जब हम D की बात करते हैं, D ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक्सेप्शंस आ जाती हैं। यहाँ पर इस केस के अंदर सल्फ़र जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के कि इसके बैलेंस शेल के अंदर 8 के बजाय 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 के बजाय। अब ये कैसे होगा? क्यों ये ऐसा कर रहा है? 8 पे तो कहानी ख़त्म हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो अभी तक यही बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं भाई, ये ऑक्टेट रूल है, क्लासिकल रूल। एडवांस में जब देखेंगे फिर इसको बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, लेकिन ये है कि आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ तमाम हुई। अब ज़रा हम आगे चलेंगे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।